दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कोलैब वीडियो है पॉकेट लिप्स और कार्टून लेजेंड्स का। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आरसीएस गॉड ऑफ ऑल पोकेमोन कहलाने के लायक क्यों है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब आता है हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि आरसीएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में बहुत सारे सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आरसीएस बहुत पावरफुल है। पर आप में से बहुत सारे पोके फैंस और लेजेंड्स इस पॉइंट में से बहुत सारी खूबियाँ निकलते हैं। ये कहते हैं कि आरसीएस गॉड होने के लिए वर्थ नहीं है और मैं अब उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपको बोलूँगा। तो 200-300 साल सोने के बाद जब आरसीएस उठा तो सिर्फ और सिर्फ उसके आँख खोलने से हज़ारों प्लैनेट्स और स्टार्स तबाह हो गए। और सिर्फ यही नहीं, उसके सिर्फ आँख खोलने से डायमेंशंस भी आपस में टकराने लगे। पर आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि ये सब हुआ क्योंकि आरसीएस तब रेज में था और कोई मामूली रेज में नहीं, धोखे के रेज में, वो भी बहुत ही अपने लोग से धोखे के रेज में। और वैसे रेज में तो कोई भी पावरफुल पोकेमोन इतनी तबाही मचा सकता है। तो चलिए इसी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि आरसीएस अपने ही क्रिएशन ट्रियो को जल्दी से क्यों नहीं हरा पाया। तो अब हम कहेंगे कि वो नहीं हरा पाया था क्योंकि वो उनको हराना या फिर चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। पर आप में से बहुत लोग कहेंगे कि वो ऑब्वियसली उनको चोट पहुंचाना चाहता था क्योंकि वो तब भी रेज में था। और अगर वो रेज में नहीं होता तो वो ये क्यों बोलता कि इंसानों का पक्ष लेने के लिए मैं पोकेमोन को भी नहीं बख्शूंगा। क्या कभी भी आपने इन दोनों पॉइंट्स को पास में रखकर ध्यान से सोचने की कोशिश की है? मैं तो कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर आप करते तो आपको ये कब का पता चल जाता कि अगर रेज में उसका सिर्फ आँख खोलने से इतनी तबाही मच सकती है तो उसी इंसिडेंट के लिए रेज में अगर वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करेगा तो सिर्फ इतनी सी तबाही मचेगी कि एक सिटी भी ठीक ठाक से तबाह नहीं हो पाया। मतलब कोई सेंस भी है इस बात का? और ये हम भी बोलेंगे और इसका मतलब भी यही बनता है कि वो सच में उनको नहीं हराना चाहता था। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। समझिए आपके करीबी दोस्त ने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया और आप उसको मारने निकले। तो उसके बीच में आपका सबसे प्यारा दोस्त बीच में आके कहता है कि सब लड़ाई झगड़ा माफ़ कर दो। तो क्या आप उसको भी मार दोगे? जी बिल्कुल नहीं। या तो आप उसको वार्निंग दोगे या फिर अगर वो तब भी नहीं माना तो तब उसको आप धक्का देके हटा दोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो आरसीएस भी ठीक वही कर रहा था। वो उनको जस्ट दबा के रखना चाहता था ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो आप लोग कहते हैं कि उतने रेंज में तो कोई भी पावरफुल पोकेमोन इतनी तबाही मचा सकता है, पर हमें तो नहीं लगता। और अगर हम ये मान भी ले फिर भी सिर्फ आँख खोलने से डायमेंशंस आपस में टकराना, इसको देखकर तो हम एटलीस्ट आरसीएस के पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। और आप में से बहुत लोग तो उस रेक्वाजा से कंपेयर करने आ जाते हैं। रेक्वाजा ने तो बाकी वेदर ट्रियोस को सिर्फ कुछ ही सेकेंड में हरा दिया था, पर आरसीएस को अपने ही क्रिएशन ट्रियो को हराने में करीबन 20 मिनट लग गए थे। क्या आपने कभी भी इसको ठीक से सोच के देखा है कि ऐसा क्यों हुआ? तो जब रेक्वाजा वाली बैटल चल रही थी तब तो प्राइमल, कायोग्रे और ग्राउडॉन बस आपस में लड़ रहे थे और इधर उधर सिर्फ पागल जैसे तबाही मचा रहे थे। रेक्वाजा बस आया और अपने शांत दिमाग से फुल पोटेंशियल यानी कि फुल पावर लगा के जस्ट अपने सिग्नेचर मूव को यूज़ करके वो बैटल रोक दिया। पर जब आरसीएस के साथ ऐसा हुआ तो आरसीएस के पास पहले से उसके 18 प्लेट्स में से 5 प्लेट्स गायब थे, मतलब कम थे। और उसके प्लेट्स उसकी ज़िंदगी है और उन 18 प्लेट्स में से अगर एक भी कम रहे तो उसके जान को खतरा हो सकता है। तो वो पहले से ही बहुत कमज़ोर था। और दूसरी बात तो तब वो रेज में चढ़ा हुआ था, उसका दिमाग का कोई संतुलन ठीक ठाक नहीं था। और सबसे बड़ी बात, क्रिएशन ट्रियो फुल ऑन टीम वर्क में दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पावर टाइम, स्पेस और एंटी मैटर से आरसीएस को फंसा के रखना चाहते थे, इसीलिए आरसीएस को उतना टाइम लगा। और आरसीएस पिकाचू और उसके दोस्तों के साथ भी बिल्कुल वही कर रहा था। जब पिकाचू ने आरसीएस पर हमला किया तो आरसीएस भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा था कि हट जाओ मेरे रास्ते से, और उनको अपने रास्ते से सिर्फ हटाने की कोशिश कर रहा था। पर आप कहोगे कि ये कैसा गॉड पोकेमोन है कि सिर्फ एक मामूली से पिकाचू से हिट हो रहा है? क्या आपने कभी भी ये सोच के देखा है कि वो पिकाचू किसी और का नहीं बल्कि ऐश का पिकाचू था, जो कि पूरे पोकेमोन एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और ऐश का पिकाचू दुनिया का सबसे पावरफुल पिकाचू भी है। और वो इंसिडेंट होने के पहले भी पिकाचू ने ऑलरेडी रेजियाइस को हरा रखा था जनरेशन 3 में। तो उसको मामूली पिकाचू सोचने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। और आरसीएस को उसका थंडरबोल्ट इसलिए लगा क्योंकि पहली बात तो पिकाचू पर आरसीएस का उतना ध्यान नहीं था। दूसरी बात तो मैंने पहले ही बोला कि उसके 5 प्लेट्स पहले से गायब थे, इसलिए वो कमज़ोर था।
तीसरी बात की उन 5 प्लेट्स में से 2 प्लेट्स ग्राउंड और ग्रास के प्लेट्स भी थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बचने का उसका मेन जरिया था, तो वो भी नहीं थे। और मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जब आरसीएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में आरसीएस बाकी 4 प्लेट्स निकालने के बाद ड्रैगन प्लेट निकालता है, तब वो बोलता है कि ये लो ड्रैगन की शक्ति, ये बाकी प्लेट्स की ताकत को बढ़ाएगा। तो हम ये मान ही सकते हैं कि ड्रैगन प्लेट उसके बाकी शक्तियों को बूस्ट करती है, तो वो भी उसके पास नहीं था, इसलिए वो तो कमज़ोर था ही। तो अब आप सोचिए कि अगर रेक्वासा से उसकी एयरलॉक की एबिलिटी और वेदर कंट्रोलिंग की पावर ले ली जाए और उसके सामने कोई वेल पावरफुल आइस टाइप पोकेमॉन आ जाए और उस पर हमला करे, तो उस हिट से उसको तकलीफ होगी कि नहीं। और जैसा कि मैंने बोला, पिकाचू ने तो रेजियाइस को भी हराया था और बाद में जाके लैटियोस से भी ड्रॉ किया था, पर फिर भी जनरेशन 5 में जाके एक लेवल 5 के स्नाइवी से हार गया। तो क्या वो लेवल 5 का स्नाइवी रेजियाइस और लैटियोस से पावरफुल हो गया? तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि हमको थोड़ा मज़ा आए। पोकेमॉन कंपनी ने इसको दिखाया ताकि हमको मज़ा आए। तो आरसीएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में भी पिकाचू ने आरसीएस को हिट किया ताकि हमको मज़ा आए, और पोकेमॉन कंपनी वाले पिकाचू से आरसीएस को हिट करा के आरसीएस को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे, वो बस ये दिखाना चाहते थे कि पिकाचू कितना खास है। पर क्या आपको लगता है कि आरसीएस कमज़ोर पड़ गया था? नहीं, उसने बस उस थंडरबोल्ट को जस्ट ऐसे ही सह लिया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इमॉर्टलिटी। तो पोकेक्लिप्स भी हज़ारों बार कह चुका है कि आरसीएस इमॉर्टल है, और मैं भी यही मानता हूँ। पर आप में से बहुत सारे फैंस और लेजेंड्स ये कहेंगे कि आरसीएस इन द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में तो आरसीएस 3 बार मरा था, 2 बार उसको मार्कस ने मारा था और 1 बार मीडियोराइट ने। पर कोई भी आज तक इसका ठोस सबूत नहीं दे पाया है कि मार्कस ने उसको मारा था, तो ये बात टोटली गलत है। अगर आपको इस सीन को देखकर लगता है कि वो मर गया था, तो नहीं, वो जस्ट वहाँ पे स्टक हो गया था, क्योंकि उस पर चांदी का पानी अचानक से ही गिरा दिया गया था और नीचे पहले से ही वाटर था। तो वाटर और चांदी का पानी मिलकर जम गया था, तो वो स्टक हो गया था और वहाँ से नहीं हिल पा रहा था। तब वहाँ पे उस पर हज़ारों पोकेमॉन ने मिलकर शॉकवेव अटैक किया, और वहाँ पे चांदी का पानी यानी कि मरकरी और वाटर दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया था। अगर आपको इसको फुल डिटेल्स में जानना है तो पोकेक्लिप्स वर्सेस टूनक्लैश पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि आरसीएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में आरसीएस ने खुद बोला था कि ज्वेल ऑफ लाइफ अनब्रेकेबल है, मतलब वो टूट नहीं सकता, और ज्वेल ऑफ लाइफ तो बस बना था आरसीएस के सम ऑफ द प्लेट्स से, और इसका मतलब आरसीएस के प्लेट्स अनब्रेकेबल है। और जब मीडियोर से उतना बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था और सारे के सारे प्लेट्स बिखर गए थे, तब भी उसके प्लेट्स पे एक खरोच भी नहीं आई थी। तो अगर उसके प्लेट्स अनब्रेकेबल है और वो उसकी बॉडी में ही रहते हैं, तो इसका मतलब आरसीएस इमॉर्टल तो है। अगर 100% इमॉर्टल नहीं भी है, तब भी हम ये तो कह सकते हैं कि वो 90% इमॉर्टल तो है। तो पोकेफैंस एंड लेजेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग एन ओमनीप्रेजेंट। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस पोस्ट करी हैं आरसीएस से रिलेटेड अपने चैनल पर, कई सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, और ओमनी प्रेजेंट वाला पॉइंट भी एक ऐसा ही पॉइंट है जिसको मैंने वहाँ पे कवर कर लिया है। पर यहाँ पे फिर भी मैं आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। तो जब आरसीएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में आरसीएस को अर्थ पर शो किया जाता है, तो यार उसे आसमान से आते हुए दिखाया नहीं जाता है, बल्कि उसे एक पोर्टल से निकलते हुए दिखाया जाता है। बेसिकली वो डायमेंशंस टू डायमेंशंस ट्रैवल कर सकता है। तो अब आप ये कहोगे तो क्या हो गया, बस इसी बात की वजह से हम मान जाए कि आरसीएस ओमनीप्रेजेंट है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में जब लास्ट में स्पेस टाइम रिफ्ट से सब कुछ खत्म हो रहा होता है, तब वहाँ कहीं से आरसीएस आ जाता है अचानक। ठीक है, वो आ करके वहाँ पे स्पेस टाइम रिफ्ट को स्लो करता है और हूपा को उसके स्पेल से मुक्त करता है, और फिर हैप्पी एंडिंग। पर यार मेरा पॉइंट हैप्पी एंडिंग का नहीं है, मेरा पॉइंट तो ये है कि अगर आरसीएस ओमनीप्रेजेंट नहीं है तो वो अचानक से वहाँ पे कैसे आ गया। अब यार यहाँ इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे पता है कि कमेंट्स में क्या क्या पूछा जाने वाला है मुझसे, इसीलिए मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जो कि कमेंट्स में पूछा जाने वाला है उनका भी आंसर अभी आपको दे देता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेगा कोलैब है, तो यहाँ आपको सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो यार कमेंट्स में जो क्वेश्चन हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि अगर आरसीएस ओमनी प्रेजेंट है तो यार वो हर जगह होना चाहिए, वो वहाँ पे भी होना चाहिए जहाँ पे कि ज्वेल ऑफ लाइफ को रखा गया था,
वो वहाँ पे भी होना चाहिए, वो स्टिक के अंदर, जबकि उसे धोखा दे दिया था और फिर उसे स्टिक में स्टोर करके रख लिया था, तो यार वो स्टिक में भी होना चाहिए। तो यार तो उसे फिर कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से लेना है कि वहाँ से लेना है, मतलब उसके पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। इसके आंसर के लिए यार एक एलियन है, सेलेस्टियल सेपियन, बेन 10 ओमनीवर्स का। एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियन बेन 10 ओमनीवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अब यार आप ये मत कहना कि तू एक गॉड को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कह रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है ना भाई, तो यार मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों की कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो अभी भी एनिमे को कार्टून कहते हैं। तो वेल, एलियन एक्स को गॉड इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ऑफिशियली प्रूव नहीं है, क्योंकि ये बात तो यार मुझे आप ही लोगों ने सिखाई है कि ऑफिशियली प्रूव कहाँ है, ऑफिशियली प्रूफ। तो भाई कमेंट्स में इससे रिलेटेड कुछ भी लिखोगे तो ऑफिशियली प्रूफ के साथ में लिखना, ऑफिशियल प्रूफ ज़रूर देना। वेल, अगर आप एलियन एक्स को आरसीएस से कंपेयर करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि एलियन एक्स गॉड लेवल बीइंग है। और अगर वो गॉड लेवल बीइंग है तो जब एनालॉग पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो क्या सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स कहीं सो रहा था क्या, या ये सोच रहा था कि अबे एनालॉग तेरे को जो करना है तू कर, ठीक है, क्योंकि हम तो गॉड हैं, तू डिस्ट्रॉय कर देगा, हम दोबारा बना लेंगे यूनिवर्स। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम एक ऑफिशियली गॉड की बात करें, वन अबव ऑल, जो कि मार्वल से बिलोंग करता है, तो यार अभी तक तो उसे MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री नहीं दी गई है, ठीक है, वो मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है। और यार वहाँ पे उसकी पावर्स जो है ना वो बियॉन्ड ऑफ लिमिट्स है। पर यार यहाँ देखने वाली बात यह है कि यार कॉमिक्स में भी जब थेनोस आधे यूनिवर्स को ख़त्म कर चुका होता है, तब भी ये ऑफिशियली कंफर्म गॉड वहाँ आकर उसे रोकता नहीं है। यहाँ तक कि दूर दूर के एपिसोड्स तक भी हमें इसका कोई जिक्र नहीं होता है कि वन अबव ऑल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। भाई वो गॉड है, कुछ कर सकता है। भाई ये भी ओमनीप्रेजेंट है या नहीं है पता नहीं यार, क्या सीन चल रहा है। पर नहीं, डिबेट तो हमें सिर्फ आरसीएस पर करनी है। आरसीएस गॉड क्यों है भाई, है ना। तो यार कम से कम ये तो चीज़ देखो कि यार वो कम से कम एफर्ट लगा तो रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है। बाकी गॉड्स के देखो क्या हाल हो रखे हैं। तो यार बस पॉइंट समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है वो बीइंग जो कुछ भी करने का दम रखता हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आरसीएस ने क्रिएट किया है। अगर हम मान भी लें कि उसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया, तो भी उसने आधे सिनोलीग और उसमें बहुत सारे पोकेमॉन को तो क्रिएट किया ही है। एग्जाम्पल के लिए क्रिएशन ट्रियो, ऑरा ट्रियो और लेग गार्डियंस। तो क्रिएशन ट्रियो जो स्पेस, टाइम और एंटीमैटर को कंट्रोल करते हैं। तो अगर सोचिए आरसीएस अगर उनको क्रिएट नहीं करता तो जो भी पोकेमॉन वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट करता है, जो भी आप सामने देख रहे हैं, वो कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं। और ऑरा ट्रियो जो कि क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और उनके बीच के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर ये सब नहीं रहता तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता और वो कब का ख़त्म हो चुका होता। और लेग गार्डियंस जो इंसानों को इमोशन, विल पावर और नॉलेज देता है। तो सोचिए अगर इंसानों के पास इमोशन नहीं रहता तो वो सोच ही नहीं पाते कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन सा उनको अच्छा लगता है और कौन सा उनको बुरा। और विल पावर, अगर इंसानों के पास विल पावर यानी कि हिम्मत नहीं रहता, तब उनको कोई भी काम ढंग से करने के लिए उनके पास ताकत ही नहीं बचती। अगर इंसानों के पास नॉलेज नहीं रहता तो क्या होता, वो लगता है मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये कहे भी कि आरसीएस सारे यूनिवर्स का गॉड नहीं भी है, तब भी ये तो कह ही सकते हैं कि आरसीएस गॉड ऑफ क्रिएशंस है। वो भी आरसीएस ने उनको क्रिएट किया है जो दुनिया के सबसे मेन पावर को परफॉर्म करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके पावर सबसे पावरफुल है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके पावर सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग में से बहुत लोग तो आरसीएस को हो से कंपेयर करने आ जाते हैं और अब कहते हैं हो ने भी तो लेजेंडरी बीस्ट को क्रिएट किया था। तो अब मैं ये कहूँगा कि उसने क्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं किया था। ज़रा वो सीन याद कीजिए। वो सीन ये था कि टावर में आग लग गई थी और उस आग की वजह से 3 पोकेमॉन मर गए थे। वो थे जोल्टियन, वेपोरियन और फ्लेरियन। हो ने बस उनको सिर्फ नई पावर्स देके जिंदा किया था, मतलब वो उनका मास्टर है। पर आरसीएस क्रिएटर है। मास्टर और क्रिएटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हो ने रिवाइव किया है पर आरसीएस ने क्रिएट किया है। तो इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि आरसीएस ओमनीपोटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मिथिकल पोकेमॉन।
तो पोके फैंस एंड लेजेंड्स, आप में से कई सारे ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि मिथिकल पोकेमॉन एक्चुअली में रेयर पोकेमॉन्स होते हैं, और कई सारे चैनल्स पर आपको इससे रिलेटेड उल्टी सीधी चीज़ें सुनने को भी मिल जाती होंगी। पर कभी आपने ये सोचा है कि जनरेशन 1 में एरेडेक्टिल, कबूटो और ओमस्टार और जनरेशन 4 में शेल्डॉन को भी रेयर पोकेमॉन कहा गया है, तो क्या वो मिथिकल पोकेमॉन है? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि कई सारे ऑफिशियल प्रूफ्स में मिथिकल पोकेमॉन्स को रेयर पोकेमॉन कहा गया है, पर वो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, उन लोगों ने कुछ सोच के लिखा है। देखो, मिथिकल और रेयर पोकेमॉन्स में बहुत फ़र्क है। मिथिकल पोकेमॉन रेयर पोकेमॉन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही यार, रेयर पोकेमॉन वो पोकेमॉन्स होते हैं जो कि आइस एज के दौरान 99.9% तक एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और अब कुछ ही बचे हैं, मतलब कि वो रेयर हैं, वो बहुत कम है। और यार, मिथिकल पोकेमॉन्स वो होते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी पोकेमॉन हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता और जिनको आमतौर पर काफ़ी लोग, मतलब बहुत ही कम लोगों ने देखा है आज तक, और जिन लोगों ने देखा है वो उसे पोकेमॉन की स्टोरीज बुक्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं, और वहाँ पे ये लिखा जाता है, क्योंकि इसको कोई भी नहीं देख सकता है, इन पोकेमॉन्स को बहुत रेयरली देखा जाता है, इसलिए इनको रेयर पोकेमॉन्स कहा जाता है। तो ओवरऑल मिथिकल और रेयर पोकेमॉन्स में बहुत फ़र्क है, वो टोटली अलग है। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है विथ वन अपीयरेंस आर्शियस स्टॉप्स ऑल द इविल पावर्स ऑफ हुपा अनबाउंड। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि क्या तुझे सच में लगता है वो हुपा अनबाउंड था? नहीं, वो हुपा अनबाउंड के शेप और साइज का बस एक शैडो था जिसके पास हुपा अनबाउंड जैसी पावर्स थी। और ये बोल के आप में से बहुत सारे पोके फैंस एंड लेजेंड्स हमको ये प्रूफ दिखाते हैं और कहते हैं कि ये प्रूफ ऑफिशियल भी है। तो भाई, ऑफिशियल्स कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिख देते, इसके पीछे एक कारण है। तो लाइक दैट ऑफ हुपास अनबाउंड फॉर्म द शैडो। तो आपको यही लाइन देख के ये लगता है ना कि वहाँ पे लिखा है कि वो एक शैडो था। तो भाई, आप सबकी बोलती अब कुछ ही सेकंड में बंद होने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से आधी इन्फॉर्मेशन जानकर खुश हो रहे थे। तो भाई, अब ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हुपा अनबाउंड वाज आल्सो नोन एज हुपास फ्यूरी एंड हुपास शैडो। तो वो शैडो कोई और नहीं, वो हुपा अनबाउंड ही था, क्योंकि हुपा अनबाउंड को ही हुपास फ्यूरी, हुपास शैडो, द शैडो या फिर डार्केस्ट स्पिरिट कहा जाता है। मैं हुपा कॉन्फाइंड की नहीं, मैं हुपा अनबाउंड की बात कर रहा हूँ। और उसको ये सब कहा जाता है क्योंकि उसके पावर्स थोड़े इविल टाइप के हैं, तो हुपा को ही द शैडो कहा जाता है। इसको देखकर तो ये आपको समझ आ गया कि वो शैडो हुपा था, और आर्शियस ने जस्ट एक अपीयरेंस से उसके सारी इविल पावर्स को रोक दिया, जबकि वहाँ पे और भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स मौजूद थे। रेक्वाजा भी मौजूद था। मानता हूँ कि रेक्वाजा अकेले ही बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हैंडल कर रहा था, पर सिर्फ एक अपीयरेंस से उसके सारी इविल पावर्स को रोकना, ये देखकर तो हमें पता चल जाता है कि आर्शियस के पास गॉड लाइक्स पावर्स हैं। और तो और, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आर्शियस ने क्या किया है, उसने तो सिर्फ हुपा कन्फाइंड को उसके स्पेल से जस्ट आज़ाद किया है, क्योंकि हुपा को ग्रीस ने आर्शियस की ही पावर से सील किया था। भाई, यहाँ तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो कहते हैं वो तो यही साफ कर देते हैं कि आर्शियस के पावर से अगर कोई किसी को सील करे, या फिर आर्शियस अगर कोई किसी को स्पेल से सील करे, तो उसको सिर्फ आर्शियस ही अनलॉक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपने फेवरेट पोकेमॉन को सबसे पावरफुल साबित करने के लिए उल्टा सीधा पॉइंट देते रहते हैं। कोई तो आके ये कहता है कि म्यू सबसे पावरफुल पॉइंट है क्योंकि उसके डीएनए में सारे पोकेमॉन के जेनेटिक कोड मौजूद है। कोई कहता है कि डिऑक्सिस सबसे पावरफुल पोकेमॉन है क्योंकि वो स्पेस से आया है। कोई कहता है कि वाइविटल सबसे पावरफुल पोकेमॉन है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को पत्थर में बदल सकता है। तो भाई, अगर ये सब छोड़कर अगर नॉर्मली सभी से पूछा जाए कि सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है, तो सिर्फ 4 नाम आएंगे: मेगा म्यूटू, मेगा रेक्वाजा, आर्शियस एंड डेटरनामैक्स एटर्नेडस। अब इनमें से कौन कितने रैंक में है वो थोड़ा बाद में बात कर लेते हैं। और जो इन चारों को छोड़कर किसी और को पावरफुल बताता है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई आप पहले जाके पोकेमॉन ठीक ठाक से देख के आइए। तो अब आते हैं मेन पॉइंट में कि इन चारों में से कौन कितना पावरफुल है। अगर फर्स्टली बात करें हम आर्शियस वर्सेस म्यूटू की, तो यहाँ पे शायद से म्यूटू जीत सकता है क्योंकि वो आज तक का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन है, और अकल के सामने हर चीज़ छोटा पड़ता है। वैसे तो उसके इंटेलिजेंस के पीछे भी आर्शियस का ही इनडायरेक्टली हाथ है, पर फिर भी वो जीत सकता है। पर अगर बात करें वर्दीनेस की, तो वो गॉड होने के लिए वर्द नहीं है। तो आप बात करते हैं कि एटर्नामैक्स एटर्नेडस वर्दी है क्या नहीं। तो भाई, एटर्नामैक्स एटर्नेडस वर्दी तो क्या हीरो कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो हर जगह तबाही मचाता रहता है। तो अब बात करते हैं आर्शियस वर्सेस रेक्वाजा के बारे में।
तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि आर्शियस मेगा रेक्वाजा को हरा सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि आर्शियस ने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व वाली पावर दी है। और ये बात 16 आने सच भी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रेक्वाजा ने वो पावर्स अपने दम पर हासिल किया है। तो भाई रेक्वाजा ने वो पावर्स अपने दम पर नहीं हासिल किया, वो जस्ट आर्शियस ने उस पर खुश होकर दिए थे क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे, और वो दिया है तो आर्शियस वो उसको वापस ले भी सकता है। तो अब आप कहेंगे कि आर्शियस अगर वो पावर्स वापस ले भी लेता, फिर रेक्वाजा के पास उसका ड्रैगन एसेंट मूव और मिकाडो ऑर्गन है, जिसकी मदद से वो फिर से मेगा इवॉल्व हो सकता है। और ये कहकर आप में से बहुत सारे पोकेफेंस लेजेंड्स ये बल्बा पीडीएस से ये वाली प्रूफ भी दिखाते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। When the two stones resonate, the Pokemon can temporarily acquire incredible power. But where does that power come from? Does it come from people? No. My research indicates that the power actually comes from within the Pokemon itself. Then, the person uses the stone to draw out that power due to the strong bonds. अगर हम इसको ध्यान से समझे तो यहाँ पे जब अलान ने प्रोफेसर सिकामोर से पूछा कि क्या ये पावर इंसानों से आती है, तो प्रोफेसर सिकामोर ने कहा नहीं, ये मेगा इवॉल्व की पावर्स पोकेमॉन्स में पहले से ही छुप के रहती है। ट्रेनर और पोकेमॉन के बॉन्ड की वजह से जब की स्टोन और गस्ट स्टोन की एनर्जी एक होती है, तो वो एनर्जी पोकेमॉन के बॉडी में फुलफिल होके उस पावर को निकाल के पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करती है। तो सिर्फ 47 पोकेमॉन्स के पास ही मेगा इवोल्यूशन की पावर है नेचुरली, और सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन्स की मेगा स्टोन्स है। जैसा कि मैंने बोला, मेगा स्टोन और की स्टोन से कोई पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं होता। मेगा स्टोन तो बस एक सोर्स है जिससे पोकेमॉन के अंदर में जो वो मेगा इवॉल्व वाली ताकत छुपी रहती है उसको निकालने के लिए। पर रेक्वाजा के पास तो नेचुरली यानी कि पहले से मेगा इवॉल्व की पावर नहीं थी, उसको आर्शियस ने मेगा इवॉल्व की पावर दी है, तो उसको भी तो कुछ लगेगा ना मेगा इवॉल्व होने के लिए। तो आप जो प्रूफ दिखाते हैं उसमें यही लिखा है कि जब रेक्वाजा अपनी ड्रैगन एसेंट मूव को यूज़ करता है या फिर आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है, तब उससे जो एनर्जी फॉर्म होती है वो रेक्वाजा के बॉडी में फुलफिल होकर आर्शियस ने जो मेगा इवॉल्व की पावर दी थी उसको बाहर निकाल के रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व करती है। आपके प्रूफ में भी यही लिखा है कि मिकाडो ऑर्गन कॉन्टेन सेम पावर एज ए मेगा स्टोन। और मैंने ये बहुत बार बोल चुका है कि मेगा स्टोन सिर्फ एक जरिया है उस पावर को पोकेमॉन के बॉडी से निकाल के उस पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे वही लिखा था कि मिकाडो ऑर्गन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आर्शियस के उस मेगा इवॉल्व के पावर को एनेबल यानी कि ऑन करता है। अगर आर्शियस रेक्वाजा से वो मेगा इवॉल्व की पावर छीन ले तो वो सिर्फ ड्रैगन एसेंट और मिकाडो ऑर्गन यानी कि वो सिर्फ सोर्स लेकर क्या करेगा, फिर तो वही बात हो जाएगी खाली कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालना। सो लिटरली मेगा इवॉल्व ना होके रेक्वाजा आर्शियस को टक्कर तो दे सकता है पर हरा नहीं सकता बिल्कुल। और अगर बात करें वर्दीनेस की तो उसमें भी आर्शियस का पल्ला रेक्वाजा से बहुत भारी है। तो अब मैं ये मीडियोर वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था कि मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पॉइंट को पोकेग्लिफ ने भी इस पॉइंट को अपने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे उससे ही रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आर्शियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी के उस मीडियोर वाले सीन को एक्सप्लेन करने के पहले आप ये देखिए कि इंसानों के सामने आर्शियस कितना बड़ा है। और अब ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें ये वाली जो चीज़ है ये है मीडियोर, और आर्शियस उसके सामने इतना छोटा है कि ठीक ठाक से देखा भी नहीं जा रहा। तो इससे हम ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो मीडियोर सबसे पावरफुल मीडियोर था। तो उस सीन में जब एक मीडियोर मिचिना टाउन की तरफ आ रहा था तो आर्शियस अचानक से पोर्टल से निकला और मीडियोर को डिस्ट्रॉय करने लग गया। पर उसमें उसकी दो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। तो उसकी पहली मिस्टेक ये थी कि उसने अपना पूरा जोर पहले से ही नहीं लगा था। उसने लास्ट मोमेंट में अपना पूरा जोर लगाया और उसकी सारी शक्तियाँ उसके प्लेट से 18 प्लेट्स, और उसकी 18 प्लेट से उसकी 18 शक्तियाँ हैं। अगर वो सारी पावर एक साथ लगाता पहले से तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, पर क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट में लगाया तो क्या हुआ, उससे मीडियोर तो डिस्ट्रॉय हो गया पर उससे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया कि आर्शियस का सारा बैलेंस बिगड़ गया और उसके सारे के सारे 18 प्लेट्स बिखर गए। और उसकी सेकेंड और सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने प्लेट्स को बाहर छोड़ दिया था। और मैंने ये पहले भी बोला है कि 18 प्लेट से अगर एक भी कम पड़े तो उसके जान को खतरा हो सकता है, पर वहाँ तो उसके सारे के सारे प्लेट्स बिखर गए थे जिसकी वजह से वो मर रहा था। उसकी वजह से वो मर रहा था, मीडियोर ने उसको नहीं मरा, वो मर रहा था क्योंकि उसके सारे प्लेट्स उससे अलग हो गए थे। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है।
और बहुत सारे जगह में मैंने देखा है कि ज्वेल ऑफ लाइफ को मिस्टीरियस कहा जाता है, ज्वेल ऑफ लाइफ को मिथिकल ज्वेल भी कहा जाता है। तो मिथिकल का मतलब है मिस्टीरियस, और अगर आरसीएस का ज्वेल ऑफ लाइफ मिस्टीरियस है, इसका मतलब उसके प्लेट्स मिस्टीरियस है, और आरसीएस की ताकत उसके प्लेट्स में ही है। तो अगर उसकी ताकत मिस्टीरियस है तो इससे हम कह सकते हैं कि वो एक गॉड लेवल मिथिकल बीइंग है, और उसके पावर्स के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता। और तो और जो पोकेमॉन सन में रहता हो, जिसके पास सारे टाइप्स में बदलने की पावर हो, और जिसने सबसे इम्पोर्टेंट पावर्स प्ले करने वाले पोकेमॉन्स को क्रिएट किया हो, तो हम उसको वर्थ और पावरफुल नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे। तो अब अगला पॉइंट है फोकस। आप में से बहुत से लोगों को मैंने ये कमेंट करते हुए बहुत बार देखा है कि यार अभी तक की सीरीज में आरसीएस से ज़्यादा फोकस रेक्वाजा पर किया गया है। क्या अबे फोकस, ये कौन सी नई पावर आ गई पोकेमॉन्स में यार? मतलब क्रिएटिविटी का लेवल देखो यार अपना आप लोग। एक साइड में अमिताभ बच्चन को खड़ा करके दूसरी साइड में रजनीकांत को खड़ा करते हो, एक साइड में बिग बी है और दूसरी साइड में थलाइवा। अब अगर बिग बी की फैन फॉलोइंग थलाइवा से ज़्यादा हो गई तो क्या यार बिग बी को लोग थलाइवा बोलने लगेंगे? नहीं भाई, बिग बी है, थलाइवा है, दोनों अलग अलग है। पर्सनैलिटीज़ को क्रॉस मत करो, वो नहीं हो सकती। इसीलिए चाहे रेक्वाजा की फैन फॉलोइंग आरसीएस से ज़्यादा हो, पर फिर भी रेक्वाजा आरसीएस नहीं बन जाएगा। It will still remain one of the strongest legendary Pokemon, but Arceus is still more than enough to beat any of the strongest legendary Pokemon, including Mewtwo and Rayquaza. और जहाँ तक बात आती है Rayquaza की, स्ट्रॉन्ग तो है यार, मैं ये नहीं कहता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरे तीसरे नंबर पे उसका नाम कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, पर यार फिर भी उससे भी एक स्ट्रॉन्ग है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ म्यूटू की, क्योंकि मैंने अभी तक वो अपने चैनल पे बनाई नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकता कि वो कौन स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, म्यूटू या रेक्वाजा। पर मैं बात किसी और की कर रहा हूँ, और वो बात कर रहा हूँ एटर्नेटस की। उसके पास में उसका एटर्नामैक्स फॉर्म भी है, हालांकि वो छिन चुका है, लेकिन फिर भी हम कंसीडर तो कर ही सकते हैं कि एटर्नामैक्स फॉर्म लेकर एटर्नेटस कितना पावरफुल है। वैसे तो अभी तक उसकी सारी पावर्स रिवील नहीं हुई हैं, पर यार जितनी भी हुई हैं ना पावर्स उसकी रिवील, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर आपको जानना है कि यार उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या हैं, तो यार आई बटन पे एक वीडियो शो हो रही होगी एटर्नामैक्स एटर्नेटस की, जो कि है वाई एटर्नामैक्स एटर्नेटस इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। तो यार उसे क्लिक करके ज़रूर देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। अब अगर हमने बात कर ही ली है फोकस की, तो यार एनिमी हो या मूवी, फोकस तो सबसे ज़्यादा ऐश पर किया गया है। तो ऐश को ही गॉड क्यों नहीं मान लेते हैं तुम लोग? आखिर ही इज़ कैपेबल ही। यार गॉड बनने के लिए चाहिए क्या होता है? 100% इमॉर्टल, 100% ओमनीपोटेंट और 100% ओमनीप्रेजेंट। तो ऐश एनिमी में 5 से 6 बार मरकर जिंदा हो गया है। हम कह सकते हैं कि यार वो इमॉर्टल तो ज़रूर है, साथ ही यार हर सीन उसी के साथ होते हैं, जैसे कि म्यूटू से बैटल, एंटे से बैटल, लेजेंडरी टाइटन्स, लेजेंडरी मस्कीटर्स, लेजेंडरी बीस्ट, लेजेंडरी बर्ड्स, ऑरा ट्रायो, अल्ट्रा बीस्ट और पता नहीं जाने क्या क्या, सब उसी के साथ घटनाएं घटती हैं। यानी वो हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं यार वो ओमनी प्रेजेंट भी है। अब कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट को लेकर वो नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को लेजेंडरी से टक्कर करवा देता है। कौन करवाता है? ऐश करवाता है। और इनफैक्ट यार जिनसे टक्कर करवाता है वो नॉन लेजेंडरीज जीत जाते हैं, जीत भी जाते हैं भाई साहब। वो अल्ट्रा बीस्ट को ब्रीड करता है, पालता है वो अल्ट्रा बीस्ट गोद में लेकर के, खिलाता है। यार बताओ कैसी हद है यार। लेजेंडरीज की सवारी करता है, प्रकाश की ताकत उसके अंदर है भाई साहब। कैलॉस रीजन में तो हमें ये भी पता चल गया कि यार उसका जो ऑरा है वो सबसे फाइन ऑरा है, सारे रेयर मोमेंट्स उसके साथ में होते हैं। अब और क्या चाहिए ओमनीपोटेंट होने के लिए, ये भी कह दो यार। तो हेंस इट इज प्रूव दैट ऐश इज द गॉड ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। ऐश भगवान की जयकारे की आवाज नहीं आई यार। अच्छा आएगी कैसे, अकेला ही तो बैठा हूँ इस रूम में। हाँ कार्टून रीजन भी है, पर यार ये सो रहा है, उठ जा यार। खैर कमेंट में जयकारा लगा देना यार ऐश के नाम का, ऐश भगवान की जय, ठीक है। ओए लेजेंड उठ जा यार, तेरी बारी आ गई। अरे सुनेगा यार, लंगर बटने का हो गया यार, ऐश भगवान बना है नया नया, उठ।
इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यार अगर आप सोचो तो आरसीएस को देखने के नज़रिए को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कर लो यार। अरे उठ गया, मुझे लगा था मुझे ही एंड करना पड़ेगा। चल भाई तेरी बारी आ गई। तो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस। उठाइए अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ऐसी मजेदार वीडियोस और देखने हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमने दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, सो प्लीज उन लिंक्स के थ्रू हम दोनों के चैनल में जाइए और सब्सक्राइब वाले बटन में 100 बोल्ट गिरा दीजिए, फ्लेम थ्रोवर से आग लगा दीजिए या फिर हाइड्रो कैनन सवार कीजिए। मेरा मतलब जो आपका मन चाहे कीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम दोनों को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिलते रहे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।